अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, नूर मुकद्दम के केस ने एक न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में एक अजीब किस्म का लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला किया और लोग शदीद मुस्तरब हुए और उस पर काफ़ी शोरगुल हुआ। और मुल्क में जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं यानी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उन्होंने भी इस पर जो है वो कौम को यकीन दहानी कराई कि इस पर जो है वो इंसाफ हर हाल में जो है वो नज़र आएगा और होता हुआ नज़र आएगा और इंसाफ होगा। ताहम अभी जो कल नूर मुकद्दम का जो है वो ट्रायल शुरू होने जा रहा है, उसमें अगर हम देखें तो जो चालान पुलिस ने 8 सितंबर को जो है वो पेश किया था और इस चालान में जो दफ़ात लगाई गई हैं और इस चालान में जो बातें की गई हैं, आज हम उनका जायज़ा लेंगे। और हमारे साथ इस वक्त साबिक आईजी सलीमुल्लाह ख़ान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी ये चालान पढ़ा और इस पर मैं भी गुज़िश्ता कोई 3-4 दिन से वर्किंग कर रहा था। मुख्तलिफ जो मैंने इस पर आइनी कानूनी माहिरीन, क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे भी बात की। तो बज़ाहिर ये चालान जो है वो मुझे तो बड़ा वीक नज़र आया और कमज़ोर नज़र आया और इससे यही लगता है कि शायद जो है वो इसका जो फ़ायदा है वो मुल्ज़िमान को जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा कैसे जाएगा और इसकी क्या खामियां हैं, ये बड़े टेक्निकल जो हैं वो चीज़ें हैं जो कि सलीमुल्लाह ख़ान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपको बताएं कि ये चालान में क्या नकाइस हैं, ये क्यों किए जाते हैं और ये कैसे होते हैं और इनका क्या असर होता है। तो बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब। सर ये बताइए कि आपने चालान देखा, आपको इसमें क्या चीज़ आप समझते हैं कि इसमें नहीं की गई? जितना जनाब इस केस को अहमियत मिली और जितना ये खौफ व हरास लोगों में फैला, सोसाइटी के अंदर ये फीलिंग हुई कि इस तरह के लोग भी बस रहे हैं जो कि ऐसा जुर्म कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक जो सेक्शंस ऑफ लॉ, जो दफ़ात थी, वो नहीं नज़र आ रही हैं लगी। इसमें जो दफ़ात थी उसमें दहशतगर्दी की दफ़ा ज़रूर लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये या तो ये जो सेक्शंस ऑफ लॉ लगाएं ये या कंपाउंडेबल हैं या फिर इनका अंजाम जो है वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इसमें सज़ा उसको फुल डोज मिल सकेगी जिस तरह की मिलनी चाहिए। इसमें मैंने देखा कि 302 सेक्शन 302 जो है जी वो और फिर जो 376 है जी, ये जो है ये इनकी सज़ाएं जो है वो काफ़ी संगीन होती हैं। 302 लेकिन एक कंपाउंडेबल है, उसमें दियत का भी एक पहलू है, उसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। 376 जो है वो जना की है इसमें। लेकिन मैंने जो रिपोर्टिंग की और जो मैंने इसमें अभी गुज़िश्ता दिनों भी एक खबर की थी और उसमें 80% से ज़ायद मुकदमात में जो इसके 376 के या जना के होते हैं उसमें मुल्ज़िमान जो है वो बरी हो गए। तो आप क्या देखते हैं इस केस में कि क्या होगा? देखिए, अगर ये तज़ियात पाकिस्तान का सेक्शन है 302 और फिर जो सेक्शन दूसरा है इंट्रोड्यूस जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, हद का, वो नहीं लगा, वो इसमें नहीं लगाया गया। और उसके अलावा दहशतगर्दी के मामूली से मामूली केसेस में जिसमें इतनी कोई दहशतगर्दी वाली बात होती ही नहीं है, लेकिन 780A जो है इंसदाद दहशतगर्दी का जो लॉ है उसको ऐसे लगा दिया जाता है जैसे बगैर किसी रीज़न के लगा दिया जाता है। मतलब हवाई फायरिंग होती है तो वो उसको भी लगा दिया जाता है। और मैंने तो बल्कि केस रिपोर्ट किया कि सुई गैस से किसी ने अपना वो कुंडा लगाया गैस उसको तो उस घर वालों के यहाँ पे हैरानी है कि जब आईजी तक ये तफ्तीश हुई है, डीआईजी इसमें डीआईजी ऑपरेशंस इन्वॉल्व था, इस्लामाबाद के सब लोग जो थे, सब बड़े ऑफिसर्स जो थे वो इसमें मुकम्मल तौर पे लगे हुए थे इस काम के अंदर। उनको ये समझ नहीं है कि ये सेक्शंस ऑफ लॉ जो है इसमें 780A इनको लगाना चाहिए था, क्योंकि 780A अगर लगा होता तो फिर अगर ये सब में बरी भी हो जाता तो एक स्पेशल कोर्ट ने इसको सुनना था, दैट इज़ दहशतगर्दी की अदालत ने सुनना था, और उसमें ज़रूर इसको सज़ा अगर और किसी चीज़ में ना होती तो उसमें हो जाती। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसे किया है, इतना कमज़ोर। दूसरी बात है, इसमें देखा है कि तमाम जो बयानात हैं वो 161 के बयानात हैं। जो 161 के बयानात होते हैं वो अदालत में बतौर एविडेंस नहीं पेश किए जा सकते।
और उस जो अदालत में बयान होते हैं उनको देखा जाता है। 161 के बयानात जो है सिर्फ किसी को झुटलाने के लिए इस्तेमाल, क्रॉस के लिए इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो 161 अगर इसमें कहा गया कि उसने इकबाली बयान भी दिया, अगर इकबाली बयान दिया तो सवाल ये पैदा होता है कि 164 का बयान जो अदालत के अंदर जो मजिस्ट्रेट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो क्यों नहीं किया? ये हैरानी की बात है। ये जो चीज़ें हैं, क्या अफसरान को, जो अफसरान पुलिस हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा था? ये चीज़ें उन्होंने मिस की हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये केस को कॉन्स्टिट्यूट, जिस तरह का जुर्म हुआ है उस तरह का मुझे नहीं लगता कि इस चालान के ऊपर उस तरह की कोई उसके कंपेरेबल कोई सज़ा होगी। मुझे तो लगता है कि ये या तो किसास दियत में चला जाएगा, तो या फिर इनके अंदर कोई बहुत मामूली सज़ा होगी और वो अपील के अंदर वो भी खारिज हुई। तो ये सिचुएशन लगती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि गवाहान के ऊपर। जिस वक्त ये जो इंसिडेंट हुआ उस वक्त नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़िर जो हैं उनके बहुत से फैमिली फ्रेंड्स भी घर के बाहर मौजूद थे और सूरत हाल से वो भी आगाह थे। इसके अलावा आप देखें तो जो थेरापी वर्कर्स हैं वो जब अंदर गए और उसमें एक स्टार विटनेस हो सकता था अमजद, जिसके ऊपर उसने चाकू से वार किया और उसने अंदर देखा कि वो उसने चाकू उठाया हुआ है और अंदर लाश पड़ी हुई है, खून बह रहा है, उसका उस वक्त ताज़ा कत्ल हुई थी, वो खून जिस्म से बह रहा था उसको। और बाकी थेरापी वर्कर्स जो हैं उनको तो मुलजिम बना दिया गया इसमें, 109 में वो मामलत में थेरेपी सेंटर के लोग और उसके अलावा जिनका बताया गया, जिनको उसने कहा, मुलजिम ने कहा कि किसी को अंदर आने नहीं देना, अब वो जो कि चौकीदार है या सिक्योरिटी गार्ड है, ये सारे ये लोग तो हालात वाक़यात के डायरेक्ट चश्मदीद गवाह हैं जो वहाँ पे हो रहा था। इन लोगों को मुलजिमान बनाना तो ऐसे है जिस तरह अपने हाथ पांव काटने वाली बात है। ये पुलिस ने खुद सिर्फ पुलिस के विटनेसेस रखे हैं, इनको चाहिए था कि जो सिविल विटनेसेस हैं उनको भी रखना चाहिए था। अगर फ़र्ज़ किया ये सबको बनाना चाहते थे, मुलजिम बनाना चाहते, एक्यूज़ करना चाहते, तो इनको वादा माफ गवाह किसी को बनाना चाहिए था। स्पेशली वो जो ज़ख्मी हुआ और अस्पताल में दाखिल रहा, उसको वादा माफ गवाह बना के, और असल जो फर्स्ट सबसे पहले वहाँ गया है और जिसने वो लाश देखी है और जिसने वो सर कटा हुआ देखा है, उसको बनाना चाहिए था। ये इसमें काफ़ी सुकम मौजूद है। ये चालान जो है बदनीयती से तैयार किया गया लगता है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ये ज़ाहिर जाफर जो मुलजिम है इसको उन्होंने कन्विक्ट कराने की कोशिश नहीं की है, ये तो उसको समझे बरी कराने की कोशिश है। अच्छा, इसमें एक चीज़ सर ये कि थोड़ा सा ये बताइए कि जो गवाहान है, 18 गवाहान है, तकरीबन सारे ही सरकारी मुलाजिम हैं, कोई अस्पताल में काम करता है, कोई किधर काम करता है, कोई पुलिस का है। ये जो एक सरकारी जो मुलाजिम होता है उस गवाह में और एक इंडिपेंडेंट गवाह में उनकी गवाही, उसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए CNS के कोर्ट जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस है, जो मनशियात के इंसदाद का, उसमें तो चले है कि पुलिस वाले ANF के लोग बांधे के माफियाज होते हैं, तो वो कोई गवाही नहीं देता, तो वो सरकारी इस तरह का जो ये जिस तरह का ये जुर्म है 302, अब इसके अंदर कत्ल का जुर्म है, इसके अंदर इमीडिएट जो रिश्तेदार होते हैं, माँ भाई बहन, ये लोग इमीडिएट जो फैमिली के लोग होते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू भी होती है और उनको इसके अंदर लाना चाहिए। अब ये वो लोग हैं जो हो सकता है कि ट्रायल के वक्त ये मुनकर हो जाएं कि हमें तो पता ही नहीं कुछ, तो केस अपनी मौत मर जाएगा। हमने तो बड़े बड़े जनाब पुलिस अफसरान को देखा, यासीन फारूक साहब अभी मेरे ख्याल में शायद एडिशनल IG हैं जी, अब बेनज़ीर मर्डर केस में वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गए, उनके खिलाफ जो है वो इस्तगासा ने फिर कंप्लेंट भी फाइल की। तो इसमें सर एक और जो चीज़ है, जो एविडेंस की अब अगर हम बात करें तो एविडेंस उन्होंने बताया जी हमने जनाब वो लोहे वाला मुक्का जो है आहनी मुक्का रिकवर किया, पिस्टल रिकवर किए, ये चीज़ें रिकवर की, सिगरेट के बट्स रिकवर किए। एक जो नूर मुकद्दम का जो है वो मोबाइल जो कि मुलजिम ने छुपाया था वो भी रिकवर कर दिया। जो एक चीज़ जो है जिस पे मुझे बड़ी शदीद हैरानगी हुई और हो भी रही है, और मैंने तफ्तीशी से भी पूछा कि ये कैसे हुआ, जो तफ्तीशी अफसर है, और मैंने कहा ये 7:30 बजे तक, सुबह से लेकर 7:30 बजे तक आपने उसकी कॉल डेटा रिकॉर्ड भी बताया कि वो कभी किसको कॉल करता था, मुलजिम कभी किसको कॉल करता था, 4 गाने उसने बाप को की, फिर माँ को भी की।
तो ये 7:30 बजे के बाद वो थेरापी वर्कर आ गए थे। फिर क्या हुआ कि थेरापी वर्कर और उसके साथ, तो फिर क्या हुआ कि वो मोबाइल उसका कैसे टूट गया, और मोबाइल का भी कहते हैं वो बियॉन्ड रिपेयर है। अब हमने अदालत को दरख्वास्त दी है कि जी वो आप हमें रिपेयर करने की, अदालत को इस वजह से दरख्वास्त दी है कि वो बियॉन्ड रिपेयर है। अदालत जब कहेगी जी हाँ जी आप रिपेयर करवा दें, तो कोई मुलजिम जो कोई मैकेनिक है उससे वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, तो कहेंगे जी वो तो हमने तो अदालत के हुक्म पे कराया था। मेरा यही तो बात है। मेरा तो देखिए, ये जो मोबाइल के टूटने की बात करते हैं, ये अब जानबूझ के भी ऐसी हरकत की जा सकती है ताकि एविडेंस ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मोबाइल अगर टूटे, कोई भी कंप्यूटराइज्ड चीज़ टूटे, तो उसका जो रिकॉर्ड है उसकी जो उसका वो टोटली ज़ाया, ये उसको टोटली जला के ख़त्म कर दिया जाए तो और बात है। लेकिन जब वो सिर्फ टूटा है तो इसका मतलब है कि उसका इतना कुछ रह गया होगा जिसको एक्सपर्ट, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो निकाल सकते हैं, उसमें से डाटा निकाल सकते हैं। जैसे वीडियोस वगैरह हैं वो तो डैमेज हो जाती हैं अगर आपने उनको एक मखसूस जगह नहीं, लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते ना जी, ये तो कोई एक्सपर्ट कहेगा कि हाँ ये अब बियॉन्ड। मेरे एक दोस्त थे, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी में थे, तो वो जब उनकी हेडक्वार्टर में मीटिंग होती थी तो वो अपना मोबाइल तोड़ के जाते थे। कहते थे वो पता नहीं लगता, वो कभी मांग लेते हैं कि जब अंदर जा रहे हो कहें, कहते हैं सर जरा मोबाइल दे। नहीं, वैसे दिल को, तो वो ये है कि वो तोड़ के दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि तोड़ने से आप डाटा ख़त्म कर देते हैं, लेकिन डाटा जो है वो उसके जो सी ड्राइव होती है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए उसको। अगर वो बच गई है, कंप्यूटर की सी ड्राइव जो है वो अगर बच गई है, तो फिर उसमें मौजूद होगा।